बहुत ध्यान से आपको समझना है, कोई दिक्कत हो तो बोलना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा ये यूज होता है, सबसे ज्यादा जब हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इस टेंस को हम काम में लेते हैं। आप इसी पे ध्यान देना है बस आपको अभी, और दिमाग में कोई टेंस आपको नहीं रखना है। और ये तो आपको कल बताया जा चुका है, जब हमने टेंस वाला लेसन आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको ये बता दिया है कि टेंस की जो पहचान होगी वो केवल वर्ब फॉर्म से ही होगी, ध्यान रखें आप। और हिंदी के सेंटेंस में वर्ब आता है सबसे लास्ट में, वर्ब का जो रूप होगा वो टेंस को बताएगा, बस वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात ये आती है यहां पर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है। पहले तो आप ये समझिए किस समय के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो सुनिए आप ध्यान से जरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब हम यूज करते हैं जब हम रोजाना की बात करते हैं कि भाई कोई भी काम, कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया रोजाना होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब जो चीजें हम रोजाना करते हैं, मेन बात तो ये समझ लीजिए आप, जो चीजें हम रोजाना करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये जो काम है ये रोजाना होते हैं। या रोजाना नहीं हो रहे, एक समय, एक अवधि के अनुसार होते हैं, एक पीरियड के अनुसार होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम मंगलवार को मंदिर जाते हैं, अब रोजाना तो नहीं जाते हैं लेकिन हर मंगलवार को जाते हैं, तो ये एक अवधि के अनुसार होने वाला काम हो गया। या कुछ, या जैसे हमने कह दिया, मान लो कि हम दिवाली मनाते हैं, अब दिवाली तो रोजाना नहीं मनाते हम, लेकिन साल में एक बार तो मनाते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि हम साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, तो एक अवधि के अनुसार वो काम हो रहा है, यानी कि साल में एक बार हो रहा है। मंदिर जा रहे हैं हम, सप्ताह में एक बार जा रहे हैं, 4 दिन में एक बार जा रहे हैं। या कोई भी ऐसी बात होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि कोई भी उसको झुटला नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, अब ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम सार्वभौमिक सत्य की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हम रोजाना की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में हम एक अवधि के अनुसार होने वाले किसी काम की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अच्छा, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, तो उसको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। साइंटिफिक फैक्ट कैसे? जैसे पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, अब ये एक वैज्ञानिक तथ्य हो गया, ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस प्रकार की कुछ चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। लेकिन जब हम, हमारे दिमाग में चीजें आती हैं तो हम इतना नहीं सोच पाते कि ये सार्वभौमिक सत्य है या रोजाना की बात है या कोई साइंटिफिक फैक्ट है ना, या कोई एक अवधि के अनुसार होने वाला काम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि सेंटेंस की वर्ब फॉर्म को अपन देखें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होगा, ध्यान रख लीजिए आप हमेशा, उसमें जो क्रिया का रूप बनेगा वो कैसा बनेगा? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं आदि आता है।
यानी कि जब क्रिया का रूप बनेगा तो उसमें लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, खेलता हूं, ताहू आ रहा है, ताहू आ रहा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। खेलता हूं, बनाती है, देखो आप अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने, ती है को, बनाती है, ती है आ गया, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दिमाग में सेट कर लो आप अभी से ही कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में, जब भी किसी वर्ब के अंत में ता है, ती है आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे देखते हो, जैसे मनाते हैं, जैसे खाती हूं, ती हूं आ गया, चमकते हैं, ते हैं आ गया, मरम्मत करता है, ताहे आ गया, बेचता है, ताहे आ गया, खरीदता है, ताहे आ गया। इस प्रकार से कोई भी वर्ब होगी, उस वर्ब में अगर अंत में आपके मन में अगर कोई भी विचार आता है और वर्ब के अंत में अगर ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ऐसा अगर आता है, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ज्यादा नहीं सोचना है अभी, और किसी टेंस के बारे में नहीं सोचना आपको। ये तो मैंने आपको वर्ब का फॉर्म बताया। अब जरा पूरा सेंटेंस आप देखिए। पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखो आप, ता हूं आ रहा है वर्ब में, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है टेंस का, टेंस पे ध्यान देना है बस आपको। दूसरा सेंटेंस है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। देखो आप, उड़ाते हैं, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वे उस कमरे को सजाते हैं, देखो आप, ते हैं आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पिताजी रोजाना मिठाई लाते हैं, ते हैं आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गाय घास खाती है, देखो, ती है आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लास्ट में खाती है, ती है आ रहा है ना। वह सुबह बाथरूम में कपड़े धोती है, देखो धोती है, ती है आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखता है, देखो ता है आ रहा है, सीखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं पिताजी को प्रतिमाह पत्र लिखता हूं, देखो आप, लिखता हूं, ताहू आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। हम शाम को टीवी देखते हैं, देखो आप, देखते हैं, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सभी लोग हर साल दिवाली मनाते हैं, मनाते हैं, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर हो गई आपको पहचान? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? यस सर। टेंस की पहचान केवल वर्ब से होगी, सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, अदर वर्ड से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। पहचानना आपको सबको है, जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको पहचानना सबको है, अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन टेंस के लिए वर्ब को ही देखना है आपको। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब नो ये तो सर। हमने, हाँ, अब ये तो हमने देख ली हिंदी की पहचान, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंग्लिश में इसको अपन कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में इस वर्ब की फॉर्म को अपन कैसे बनाएंगे। और मैंने कल आपको बताया था, इंग्लिश में ये वर्ब की फॉर्म कैसे बनेगी, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। ध्यान रखें आप अच्छे से। जैसा कि टेंस वाले लेसन में आपको बताया जा चुका है कि इंग्लिश में जो वर्ब फॉर्म बनेगी, जो क्रिया का रूप बनेगा, यानी कि ये जो मनाते हैं, लिखता हूं, धोती हैं, खाती है, सीखता है, ये क्रिया का रूप जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो दो चीजों से मिलकर के बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। तो अब हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी। अभी आज अपन बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो देखिए आप जरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। ये देखो, ये लिखी हुई है डू डज, कर्सर दिखाई दे रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। अब आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लो कि ये डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो केवल और केवल
सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी और किसी टेंस में नहीं होगी। क्लियर हो गई बात आपको? ऐसे ही हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होंगी। जैसे कि हम जानते हैं सभी टेंसेस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं सबकी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा अपने को अगर एक जैसी होगी तो। इसलिए ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का जो यूज होगा वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। किसी भी अन्य टेंस में डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ लेना, जितना ध्यान से सुनोगे दिमाग में सेट हो जाएगा, ध्यान इधर उधर होगा नहीं समझ में आएगा। अब बात यह है कि डू और डज को अपन कैसे कब यूज करेंगे, है ना? कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान दीजिए जरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ध्यान से सुनना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये ना अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए आप इस चीज को। अब डू और डज का यूज कहां होगा? फिर होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें ही केवल हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करेंगे। ध्यान रखने की बातें हैं ये, समझने की कुछ नहीं है, बस ध्यान रखने की बात है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब अपने को ध्यान रखना है बस। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप बोल दो, ठीक है? अब ये बात तो ये हो गई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डू और डज नहीं आएगा। तो कहां आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डू और डज को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। अब देखिए दो हेल्पिंग वर्ब हैं अपने पास में, एक तो है डू और एक है डज, ठीक है ना? अब कहां तो डू लगाना है और कहां डज लगाना है, एक बात तो हमारे को समझ में आ गई कि भैया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगेगा डू और डज। लेकिन एक बार ये वाला वापस बता दीजिए। क्या? ये अफर्मेटिव वाला मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अफर्मेटिव में डू और डज नहीं आएगा, बस समझने की बात है क्या इसमें? भाई अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हो ना आप? हाँ। या नहीं समझते? नहीं समझते। नहीं समझते? समझती हूँ सर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप समझते हो तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं लगेगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा। अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा आपको इसमें? नहीं समझ में आ गया। है? जोर से बोलो थोड़ा। आगे सर समझ में। हाँ थोड़ा ध्यान दो आप, क्योंकि समझने की तो कोई बात है नहीं ना इसमें, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर से समझा देता हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं आएगा। ज्यादा आगे की बातें मत सोचो अभी आप, क्या होगा फिर, कैसे बनेगा सेंटेंस, इतना नहीं सोचना है आपको अभी। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में डू और डज आएगा बस। अफर्मेटिव कैसे बनेगा बताएंगे ना आपको हम आगे, घबरा क्यों रहे हो आप? अब बात ये आती है, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा डू डज। अरे भैया अफर्मेटिव में नहीं आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा बेटा। ओके सर। आप सुन नहीं रहे हो क्या ध्यान से बेटा? और 4 बार मैंने बोल दी ये बात आप लोगों को। इंपेरेटिव में सर? अरे इंपेरेटिव की बात ही नहीं कर रहे ना, मैंने आपको क्या कहा, इतने आगे की बातें क्यों सोच रहे हो आप यार? इतनी आगे की बातें आप सोच क्यों रहे हो? आप इतना आगे की बातें सोच सोच के नहीं सीख पाओगे आप। इंट्रोगेटिव में इंपेरेटिव में क्या होगा, फिर कैसे बनेगा अफर्मेटिव, फिर कैसे क्या होगा, इतना आप सोच क्यों रहे हो?
आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, मैं कुछ और समझा रहा हूं आपको, इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आ रही है बातें। मैं आपको फिर से बोल दूं, अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज। अब बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा, बोलो। ध्यान से सुनो, ध्यान कहीं और है आपका। जिनको पता नहीं चल पा रहा है अभी भी, उनका ध्यान कहीं और है। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मन लगाइए, शब्दों पे ध्यान दीजिए आप। जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए आप। अब आपको अगर अफर्मेटिव पता नहीं है, आपको नेगेटिव पता नहीं है, आपको इंट्रोगेटिव पता नहीं है, तो ये आपकी कमी है। मैं पिछले 7 दिन से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब आपको यही नहीं पता कि नेगेटिव क्या होता है, आपको यही नहीं पता कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपको यही नहीं पता कि अफर्मेटिव क्या होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर 5 दिन से प्रैक्टिस क्या करवा रहा हूं मैं आपको, और काहे के लिए कह रहा था मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको? रश्मि कह रहा था ना मैं आपको। सर तो मालूम है सेंटेंस, तो मुझे अफर्मेटिव क्या होता है। और अभी किसने पूछा था? मैंने ही पूछा था, मुझे डूडस का यूज नहीं समझ में आ रहा था। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस तो मालूम है मुझे। तो डू डस का क्या यूज समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बताओ ना आप। डू कहां लगेगा या डस कहां लगेगा, ये तो बताऊंगा ना मैं अभी आपको। आपने क्वेश्चन मेरे से अफर्मेटिव का किया था ना। सर अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो आपने बोला ना कि भाई ये यूज नहीं आएगा, वो बस चीज इतनी मुझे सी नहीं बात है, समझ बस आई। बात इतनी सी है, बस नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस इतनी सी तो बात है, बस फैक्ट है, ये तो एक तथ्य है, ये तो ध्यान रखना है अपने को। सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीजें। अब बात ये आती है कि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाएंगे, तो चूंकि 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो कहां तो डू लगेगा और कहां डज लगेगा। अब बात यह है, तो डू आपको कब लगाना है? जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन यानी कि आगे लिखा हुआ है आई और वी, यानी कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू। चलो आई और वी नहीं है, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। अगर सेकंड पर्सन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू। चलो फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन, जैसे कि दे बहुवचन होता है, बॉयज बहुवचन होता है प्लूरल होता है, गर्ल्स बहुवचन होता है प्लूरल होता है, मोहन एंड सीता 2 नाम आ गए प्लूरल हो गया, तब अपन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप मत सोचो कैसे लगेगा क्या होगा, कुछ मत सोचो। अच्छा, डज का यूज आप कब करोगे? जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी होगा ना डू और डज का यूज। तो डज का यूज आप कब करोगे? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी होगा। अब थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो नीचे लिखा हुआ है ही, देखो आप ही, मेरा कर्सर चल रहा है, शी, इट, राम या मोहन या टीचर या स्टूडेंट, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुवचन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो सेकंड पर्सन हो। अब अगर आपको ये बात भी याद नहीं रहती तो आप इतना याद रख सकते हो कि अगर सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा या यू होगा या दे होगा या प्लूरल होगा, तब तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाओगे डू। और अगर सब्जेक्ट ही होगा या शी होगा या इट होगा या कोई भी एक वचन होगा,
तब आपको लगाना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज। क्लियर हो गई ये बात आपको? अब यहां तक किसी की दिक्कत है तो बोल दो आप। नो सर। बोल दीजिए बिल्कुल आप। ध्यान तो लगाइए आप, ध्यान तो लगाना है आपको। लेकिन ये डू और डज का यूज अपन करेंगे निगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं होगा। एक बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कहां डू लगेगा और कहां डज लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब अपन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो डू लगेगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, मोहन, टीचर, स्टूडेंट यानी कि सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा तो अपन लगाएंगे डज। लेकिन कब लगेगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एक बात जनरली जो कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को, मैं भी कई बार पढ़ाता हूं तो बहुत बार ये चीजें मेरे सामने आती हैं। अधिकतर लोग पता है क्या करते हैं, क्योंकि आई के साथ में डू लगाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि साहब आई प्लूरल हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोगों का मानना है कि आई को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ डू को यूज किया जाता है। लेकिन ये बात गलत है। सही बात यह है कि आई जो होता है ना वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन चूंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है इसलिए आई के साथ डू को यूज किया जाता है। इसलिए नहीं कि आई प्लूरल है, आई के साथ डू को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई हमेशा ही सिंगुलर रहता है चाहे कोई सा भी टेंस हो। क्लियर हो गई बात आपको? हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब जो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है, ये केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होती है। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, बार बार कई बार बोल चुका हूं मैं, है ना? अच्छा, डू कहां लगेगा और डस कहां लगेगा? अब बात ये रह गई, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल होगा तो अपन डू लगाएंगे। ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई भी सिंगुलर होगा तो अपन डज लगाएंगे। लेकिन ये अभी अपने को नहीं सोचना है इस बारे में, ये जब आएगा, जबकि जब देखी जाएगी, जब अपन नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तब सोचेंगे अपन। अब बात ये आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान से सुन लो आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। देखो लिखा हुआ है, वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। मैंने आपको बताया था ना, मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म और एस या ईएस वाली फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म आएगी? या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। क्लियर हो गई बात आपको? क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात और ध्यान दे दीजिए आप, ये जो एस और ईएस वाली फॉर्म आएगी ना, ये केवल 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 सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगी और कहीं पर नहीं आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। ध्यान से सुन लीजिए आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। नेगेटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात आपको? अब बात ये आती है कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस फ्रेमिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस, बाकी सब भूल जाओ अभी आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूला आपको बताएंगे। अभी हम लिखे हो ना नीचे, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। जब आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे, जब आपको एक्सरसाइज अभी मिलेगी, उस एक्सरसाइज की जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे, तो बार बार इन फॉर्मूलाज को देख लेना है आपको। बार बार देख करके प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। और ये करना है आपको। और बाद में आप इन्हें देखे बिना ही, ये तो 2-4-5 सेंटेंस आप बनाओगे ना, फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आलस मत करना आप बिल्कुल भी। बाद में आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो 5-7 सेंटेंस आपने बनाए नहीं, इनको ध्यान से देख करके सेंटेंस बनाओगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा ये। क्लियर? फिर से आपको बता दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं होगा। अब आइए जरा फॉर्मूला नंबर 1। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आप पहचानते हो अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएंगे अदर वर्ड्स। ये मैं आपको पिछले 5-6 दिनों से प्रैक्टिस करवा रहा हूं पहचानने की। ये फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी के जो शब्द हैं वो आएंगे। दूसरा फॉर्मूला देखिए आप जरा, पहले सब्जेक्ट, ऊपर वाले जैसा ही है, देख लो आप। दूसरे नंबर पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऊपर वाले जैसा ही है, आप देख लो। लेकिन इसमें छोटा सा अंतर क्या आ गया है, एस या ईएस। इसमें एस और ईएस नहीं है, इसमें एस और ईएस आएगा। बाकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऐसे कैसे ही। यानी कि दोनों फॉर्मूलेज में अंतर क्या है, इसमें तो एस और ईएस नहीं लगेगा और इसमें लगेगा। एक ये अपने को कैसे पता चलेगा, आप देखो जरा, सुनो ध्यान से बात। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि आई और वी हो, या सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू हो, या प्लूरल हो, जैसे कि दे, बॉयज, गर्ल्स, एटसेट्रा। यानी कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यानी कि जब आप सेंटेंस बनाओगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें ये सब्जेक्ट है, तो मुझे ये फॉर्मूला काम में लेना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, या सिंगुलर जैसे बॉय, गर्ल, अगर ये हो, आई सिंगुलर होता है, लेकिन ये इधर नहीं आएगा, ये उधर जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो अपने को एस और एस लगाना है वर्ब में, ध्यान रखें आप। अगर ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ये वाले सब्जेक्ट होंगे, देखो मेरा कर्सर चल रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगेगा। देख लो आप, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है इसमें। देख लो आराम से आप, देख लो। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, उसके बाद में एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यस, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप वास्तव में मन लगा करके सीख रहे हैं तो ऐसी कोई टिपिकल चीज नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको बस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं अपन जरा। पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। खेलता हूं वर्ब है, ताहू आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसे आपको भी सोचना है मनी मन के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूं। सब्जेक्ट है मैं, क्या खेलता हूं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है ना, मैं का मतलब आई। जब आई सब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ही है, अभी नेगेटिव है, आएगा ही नहीं अभी आपको। जब सेंटेंस आ रहा है आई, मैं आ रहा है ना, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला क्या है, ये रहा, देखो आप, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। इस सेंटेंस को चूंकि इसमें सब्जेक्ट है आई, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप बना लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं, आई आ गया। उसके बाद में वर्ब आएगी, देखो वर्ब है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। ये देखो प्ले आ गया। और इसके बाद में बचा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये आ गया क्रिकेट, अदर वर्ड्स इसके अंदर है ही नहीं। दूसरा देखिए आप, बच्चे पतंग उड़ाते हैं वर्ब है, कौन उड़ाते हैं, बच्चे सब्जेक्ट हो गया, क्या उड़ाते हैं, पतंग, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट को ध्यान रखना है आपको फॉर्मूले के लिए। सब्जेक्ट कौन है इसमें, बच्चे,
बच्चे हैं प्लूरल मतलब बहुवचन, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला वाला। ये लिख दिया मैंने पहला वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? अब देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है इसका? पहला सब्जेक्ट आएगा पहले नंबर पर, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन। दूसरे नंबर पर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी हो रही है? उड़ाते हैं, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई। आ गया? और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, पतंग, ये आ गया काइट्स। तीसरा सेंटेंस आप देखिए, पिताजी रोजाना मिठाई लाते हैं। लाते हैं वर्ब है, ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन लाते हैं? पिताजी, सब्जेक्ट हो गया। क्या लाते हैं? मिठाई, ऑब्जेक्ट हो गया। और रोजाना अदर वर्ड हो गया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है पिताजी, वो सिंगुलर है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है? एस और ई एस। वही है बाकी का, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वही है पूरा का पूरा, बस एस और ई एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हो गया यहां पर पिताजी सिंगुलर, थर्ड पर्सन। आप बना लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? पिताजी, फादर। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप इधर फॉर्मूले को, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी हो रही है? लाते हैं, लाना। लाने को क्या कहते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग आ गया। और ब्रिंग के बाद में एस और एस लगेगा, देखिए ब्रिंग्स हो गया यहाँ पर ये। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्वीट, और फिर अदर वर्ड आ जाएगा डेली। चौथा सेंटेंस आप देखिए, वे उस कमरे को सजाते हैं। सजाते हैं वर्ब, सब्जेक्ट हो गया वे, और उस कमरे को हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है भैया इसमें? वे का मतलब प्लूरल, मतलब दे, प्लूरल हो गया ना सब्जेक्ट, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म बिना एस और एस का। देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस नहीं लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे का मतलब दे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सजाते हैं मतलब डेकोरेट। ऑब्जेक्ट क्या है? उस कमरे को, उस कमरे के लिए दैट रूम। बन गया सेंटेंस। देखो हमने एस और एस नहीं लगाया यहाँ पर, यहाँ लगाया, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है दे। समझ गए आप? यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसलिए हमने एस लगाया। पांचवा सेंटेंस आप देखिए, वे उस कमरे को सजाते हैं, ये तो हो गया, चौथा हो गया ना। पांचवा, गाय घास खाती है। अब देखो खाती है वर्ब, गाय सब्जेक्ट और घास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? गाय, यानी कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। गाय सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 का मतलब एस और ई एस वाला, ये फर्क है। सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से काउ। फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि खाती है, खाने को कहते हैं ईट। फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा हुआ है, देखिए आप, ईट्स, ऑब्जेक्ट आ गया ग्रास। छठा सेंटेंस, वह सुबह बाथरूम में कपड़े धोती है। धोती है वर्ब हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, क्या धोती है? कपड़े, ऑब्जेक्ट हो गया। सुबह और बाथरूम में अदर वर्ड्स हो गया। सब्जेक्ट आ रहा है वह का मतलब धोती है, शी हो गया ना, यानी कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट। सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 का मतलब एस और एस वाला, वर्ब के साथ में पूरा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उठाइए, सब्जेक्ट क्या है? वह, शी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? धोती है, वॉश। धोती है के साथ में, वॉश के साथ में एस और एस लगेगा, एस लगा दिया अपन ने, वॉशेज। ऑब्जेक्ट आ गया कपड़े, क्लोथ्स। बाथरूम में, इन द बाथरूम, अदर वर्ड्स आ गया, और सुबह, इन मॉर्निंग। सातवां, वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखता है। सीखता है वर्ब हो गया, ताहे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सब्जेक्ट हो गया वह, अंडरलाइन करके लिख लेना आप भी ऐसे ही। अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और विद्यालय में अदर वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 का मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखता है,
लर्न्स आ गया, लर्न आया ना, फिर एसोरियस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट ही है इसलिए। ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, विद्यालय में, इन द स्कूल। एक और है सेंटेंस, मैं पिताजी को प्रतिमा पत्र लिखता हूं। लिखता हूं वर्ब है, देखो आप, लिखता हूं वर्ब है, मैं सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखता हूं, पत्र डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसको लिखता हूं, पिताजी को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रतिमा अदर वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट आ गया ना आई, जब आई सब्जेक्ट होगा तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, यानी कि 1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, एस और यस नहीं लगेगा। देखो वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखता हूं, राइट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, लेटर, है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, उसके बाद में टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, टू फादर, और इसके बाद में अदर वर्ड्स आ गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो, फिर टू लगा दो, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो। क्लियर हो गया। हम शाम को टीवी देखते हैं, देखते हैं वर्ब है, ठीक है। हम सब्जेक्ट है, टीवी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और शाम को अदर वर्ड है। हम आ रहा है यानी कि वी, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। वी बहुवचन हो गया, वी फर्स्ट पर्सन भी हो गया, प्लूरल हो गया या फर्स्ट पर्सन मान लो। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 का मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और यस नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले हम के लिए वी आ गया, दूसरा नंबर पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, देखते हैं, वॉच आ गया। ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं, टीवी, ऑब्जेक्ट ये रहा टीवी, ये टीवी आ गया। और अदर वर्ड्स शाम को, इन इवनिंग आ गया। सभी लोग हर साल दिवाली मनाते हैं, ठीक है, ये वर्ब आ गया, मनाते हैं। ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ऐसे सोचना है आपको भी। सभी लोग सब्जेक्ट हो गया, क्या मनाते हैं दिवाली ऑब्जेक्ट हो गया, हर साल अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सभी लोग। सभी लोग का मतलब बहुवचन हो गया ना, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, वही फॉर्मूला है बस। सब्जेक्ट क्या आ गया, सभी लोग, ऑल पीपुल। मनाते हैं, वर्ब हो गई, सेलिब्रेट, ठीक है। क्या मनाते हैं, दिवाली, ऑब्जेक्ट आ गया, तीसरे नंबर पर देख लो आप, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर आ गया। चौथे नंबर पर अदर वर्ड्स, एवरी ईयर। क्लियर हो गया। तो मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। अब आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, दी हुई है आपको मैंने पीडीएफ, उसमें आपको केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस ही हैं, उन्हें आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसे मैंने अभी आपको 10 सेंटेंस बनाए हैं। कुछ बातें हैं आप ध्यान रखिए, जब भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। सीखना आप इन चीजों को अच्छे से। सेंटेंस में कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का कोई पर्टिकुलर नाम, जैसे राम, जयपुर, गंगा, रामायण, पर्टिकुलर कोई नाम आएगा, उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे आप। सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। मन में पूरा विश्वास रखो कि आपको इंग्लिश जरूर आएगी। मन लगाकर पूरे इंटरेस्ट के साथ सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये सेंटेंस है 35 सेंटेंस हैं, इनके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं नीचे। क्लियर हो गई बात आपको, इनके वर्ड मीनिंग्स नीचे दिए हुए हैं, कोई भी वर्ड की प्रॉब्लम आएगी आपको, ये वर्ड से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।